आज हम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में विद्यार्थी, शिक्षक और प्राचार्य ये तीन त्रिकोण हैं जिनसे विद्यालय के इस पाठ्यक्रम शिक्षण व्यवस्था का संचालन होता है। हमेशा विद्यार्थियों शिक्षकों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन प्राचार्य अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ एक नायक के रूप में उसको महाविद्यालयों को संचालित करते हैं, ऐसे ही एक नायक से आज हम मिलने आए हैं। कन्नौज जनपद के अनौगी ग्रामीण अंचल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय अनौगी के प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रोफेसर सुशील कुमार शाक्य जी वर्तमान में कार्यरत हैं। हम उन्हीं के कक्ष में बैठे हैं और आज हम उनसे कुछ बातों पर उनके अपने जीवन से संबंधित, शिक्षण से संबंधित और उनकी जीवन यात्रा से संबंधित कुछ बातों को करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, सबसे पहले तो इतनी महत्वपूर्ण संस्था के प्राचार्य पद को धारित करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आपसे आज कुछ आपके महत्वपूर्ण जीवन यात्रा के बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। सर, आपने प्राचार्य का पद कब संभाला? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। तो डॉक्टर हरिराम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी प्रश्न होंगे आप इस यात्रा से संबंधित, मैं उनको स्वच्छता से, निर्भीकता से और सरलता से और सत्यता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्राचार्य के रूप में मैंने यहाँ इस महाविद्यालय में 2/11/2012 को कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पश्चात शाहजहाँपुर स्थानांतरण होने के कारण चला गया, वहाँ भी मैं प्राचार्य के पद पर रहा 10 से 12 दिन। इसके बाद पुनः यहाँ पर 18 जून को महाविद्यालय में आया और 26 जून को मैंने प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण किया। सर, आपने इस महाविद्यालय में बहुत लंबा समय बिताया है। आपने अपनी शिक्षण सेवा कब से प्रारंभ की? सबसे पहले 3 जुलाई 1990 को मैंने राजकीय आदर्श शिक्षा महाविद्यालय जयपुर में मैंने ज्वाइन किया था और बीएड लेक्चरर के रूप में, बीएड में पढ़ाने के लिए, शिक्षा संकाय में पढ़ाने के लिए मैंने वहाँ अपना योगदान दिया। लगभग 6 महीने में वहाँ रहा हूँ। इसके पश्चात 10/12/90 को राजकीय इंटर कॉलेज कोटाचा में अल्मोड़ा मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट टीचर के रूप में और 31/3/1997 तक वहाँ रहा। अच्छा कार्य किया, अपने सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया। इसके पश्चात यूपी सबॉर्डिनेट से मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी कैडर में। तो मैंने यहाँ राजकीय महिला विद्यालय गोधा अलीगढ़ में ज्वाइन किया, असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर के रूप में ज्वाइन किया और 1/1997 से लेकर के 10/4/1999 तक वहाँ कार्य किया। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा। तो वहाँ पर सबसे पहले गोपेश्वर जाकर ज्वाइन किया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली में असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के पद के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आपने सर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें गणित को सबसे कठिन माना जाता है, तो आपने गणित को शिक्षण के रूप में क्यों चुना? एक्चुअली मैं 83 से लेकर के और 87 तक मैं आगरा कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की
उसी ड्यूरेशन में इतनी फैसिलिटीज मिलती थी हॉस्टल में, वहाँ रहने का माहौल है। तो उस माहौल से निकल करके मैं बाहर नहीं जा पाया। मेरा फिजिक्स में भी एमएससी फिजिक्स करने के लिए भी मेरा एडमिशन हुआ था बिजपुरी कैंपस आरबीएस कॉलेज आगरा में, लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वहाँ मुख्य आगरा से करीब 12 किलोमीटर दूर था। तो मतलब क्या कहते हैं, चकाचौंध जिंदगी से ग्रामीण अंचल में नहीं जाना चाहता था। सर, हम लोग भी अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान या सबसे अधिक डर गणित के शिक्षक से लगती थी, और गणित शिक्षण से भी हम लोग डर लगता था। तो आपने ऐसी कठिन चीज़ को चुना, जीवन में चुनौतीपूर्ण जीवन को चुना, और जैसा कि आपकी सेवा के विवरण से लगता है कि इतने लंबे समय तक आपने अलग अलग स्थानों पर भी विषम परिस्थितियों में, पहले पर्वतीय कैडर हुआ करता था, उस कैडर में जा कर के आपने अपनी सेवा प्रारंभ की और लगातार वहाँ पर सेवा दिए। तो ये चुनौतियों से पूर्ण जीवन बड़ा प्रेरणा देता है हम लोगों को। तो इस चुनौतियों के भरे पूर्ण जीवन की शुरुआत, जब आप इस समय तो अध्यापन कर रहे हैं, तो जब तक अध्ययन ना किया जाए तो अध्यापन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आपने अपनी शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण की? सबसे पहले मेरी बेसिक एजुकेशन हमारा गांव पड़ोस में ही है, राजपुर टप्पा मंडल जनपद फरुखाबाद में। तो बेसिक एजुकेशन मेरे गांव से ही हुई। इसके पश्चात जूनियर हाई स्कूल जहांगीर 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, वहाँ से हुई। तत्पश्चात 9th में एडमिशन हमने हीरालाल इंटर कॉलेज छिबरामऊ जो जनपद कन्नौज में है आजकल, वहाँ से किया। तत्पश्चात हमने ये सोचा कि कानपुर यूनिवर्सिटी का सेशन सही नहीं चल रहा था, बीएससी 3 साल की, 2 साल की बीएससी 3 साल 4 साल में हो रही थी। तो अपने समय को बचत करने के लिए मैंने आगरा कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहीं से मैंने बीएससी किया, वहीं से मैंने एमएससी किया आगरा कॉलेज से। इसके बाद मैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए चला गया। तब लोगों ने इतना, स्टूडेंट्स ने हमें इतना डिमोरलाइज कर दिया कि मैं तैयारी करना भूल गया। फिर एलटी की तैयारी करने के साथ साथ मैं डीएवी कॉलेज कानपुर में एलटी किया मैंने, क्योंकि नौकरी उस समय मिलना इतना आसान भी नहीं थी, टिपिकल थी। तो मैं समझता हूँ नौकरी सबसे पहले दी है। तत्पश्चात फिर मैंने एमफिल किया। एमफिल में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुआ। एमफिल में उसी ड्यूरेशन में एमपी गवर्नमेंट की लेक्चरशिप की वैकेंसी आई, तो मैंने रिटन एग्जाम वहाँ भी दिया एमपी गवर्नमेंट में लेक्चरशिप के लिए। तो लास्ट कट ऑफ 105 गई थी और हमारी कट ऑफ रह गई थी 103। मेरे एलटी को बीएड के इक्विवेलेंट न मान करके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि उसका वेटेज मार्क्स मिल जाते हमें तो 108 हो जाते वहाँ पर, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इस बेस से मैंने आरबीएस कॉलेज आगरा शिक्षा संकाय से एमएड किया। तो मैंने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मेरी नौकरी ना लगे। सभी रास्ते हमने अपनाए कि मेरी नौकरी किसी न किसी रूप में, चाहे असिस्टेंट टीचर मतलब इंटर कॉलेज में हो, डिग्री कॉलेज के लिए एमफिल थी, और उसके लिए क्या थी, हमारी एमएड थी। मतलब शिक्षण पेशे से संबंधित सभी योग्यताएं हाँ, आपने वो रखी। हाँ। और मुझे लगता है कि आपके मध्य प्रदेश में सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको यहाँ पे आके हायर एजुकेशन में आप जैसे लोगों की हायर एजुकेशन में ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि मैं भी थोड़े समय से यहाँ पर जब से आया हूँ तब से मैं देखता हूँ कि 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अनवरत कार्यरत रहते हैं यहाँ पर। बच्चों को पढ़ाने से लेकर के जो प्रशासनिक कार्य है उसको भी सफलतापूर्वक निपटाते हैं। तो ये आपके जो शैक्षणिक जीवन की यात्रा से ये सब चीज़ें अपने आप प्रदर्शित हो जाती हैं कि इसकी नींव वहीं से पड़ गई थी कि आपको हायर एजुकेशन में आना है। तो आपने अध्ययन काल के दौरान या छात्र जीवन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ मित्र भी बने होंगे, और उसमें से कुछ आज अलग अलग स्थानों पर सेवा दे रहे होंगे, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो बहुत स्मरण आती हैं, कुछ जीवन में प्रेरणा भी देती हैं और कुछ
हंसी फुहार भी छोड़ती हैं। तो ऐसी कुछ घटनाओं को याद करें और सबसे शेयर करें कि हम लोग भी प्रेरणा ले सकें। जब हमने बीएससी में आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मैं उस समय शुरू से लेकर के अंत तक मैं छिबरामऊ के अलावा, फर्रुखाबाद के अलावा कहीं निकला नहीं था। तो हमें विशेष जानकारी नहीं थी, ना रहने की कोई व्यवस्था थी, तो इसलिए हॉस्टल का चयन किया। और हॉस्टल में तो विभिन्न तरीके के लड़के होते हैं। तो शुरू में भी मैं यहाँ से जाने के बाद मैं मतलब है पिक्चर देखने की आदत पड़ गई। जब भी लाइट चली जाती थी, हम लोग क्या है पिक्चर देखने चले जाते थे, और लाइट आ जाती थी तो पढ़ने के लिए हॉस्टल में आ जाते थे। बगल में टॉकीज थी राजमंडी आगरा में, और जब अधूरी रह जाती थी दूसरे दिन लाइट जाती थी, उस पिक्चर को पूरा करने जाते थे। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना मनोरंजन भी करते थे। और हॉस्टल में मोस्टली दोस्त ही बनते थे, दुश्मन तो कम थे, लेकिन अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्टल लाइफ मेरी ज़िंदगी का एक तरीके की लग्जीरियस लाइफ रही, और पढ़ाई भी की ढंग से। मतलब वहीं से टर्निंग टर्निंग पॉइंट रहा, और बाकी से लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला कि हमें कुछ बनना है। तो आपने सर, जैसे कि उस समय लोग थे कि कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे पीसीएस है या आईएएस है, इन सब सेवाओं की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर ढेर सारा पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, और शिक्षण का पेशा एक अलग तरीके का पेशा है। तो इस पेशे को आपने क्यों अपनाया, एक शिक्षक क्यों बने आप? एक्चुअली में हम भी पीसीएस आईएएस की तरफ जाना चाहते थे, और 88 में एमएससी, और हाँ एमएससी करने के बाद मैं इलाहाबाद गया, तो वहाँ लड़कों ने हमें इतना डिमोरलाइज कर दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम भी इतने कमज़ोर दिल के, तो हम भी वहाँ से छोड़ के भाग आए। और उसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर से बनी थी, उसमें भी मेरा रिटन एग्जाम हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन डिमोरलाइजेशन के कारण हम मतलब अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। और चूँकि मेरे पिताजी टीचर थे, इसलिए मेरी मतलब क्या नाम पेरेंटल मतलब एक बिजनेस टाइप में, या कहना चाहिए रोजगार के रूप में, उन्हें वहीं से पिताजी से ग्रहण किया। मतलब ये आनुवांशिक रूप से आप शिक्षक हैं। आपने इस महाविद्यालय में प्राचार्य पद ग्रहण करते समय अपनी क्या क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की थी? जैसे होता है कि हम इस पद पे जाएंगे तो ये करेंगे, तो ऐसी क्या प्राथमिकताएं आपने सोची थी? इसमें जब मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य था महाविद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं या जो भी व्यवस्था दी जाए, उसमें नकल विहीन परीक्षा संचालित की जाए, और टीचर के और प्राचार्य का उनके बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन हो, उनमें समन्वय हो कि मतलब महाविद्यालय के विकास की ओर अग्रसर रहे। स्टूडेंट भी आए डेली और डेली पढ़ें, हमारा स्टाफ भी ढंग से समर्पित था। तो इस तरीके के माहौल चाहते थे कि एक कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय एक ऊंचाइयों तक जाए। तो यही प्रायोरिटी थी, लोग अपने पंक्चुअल रहें, कार्यरत सजग रहें, और उसमें ईमानदारी के साथ कार्य करें। आपके लिए यह क्षेत्र, जैसा कि महाविद्यालय भी एक ग्रामीण अंचल में है, और यहाँ की परिस्थितियाँ भी मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा जो शहरी वातावरण है या दूसरे कस्बे होते हैं वहाँ जैसी नहीं है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में आपको कार्य करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और उन प्राथमिकताओं को आप किस हद तक पूरा कर पाए, इसके बारे में कुछ बताएं सर। क्योंकि महाविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थित है, तो यहाँ पर विशेष पब्लिक से तो सहयोग मिला नहीं हमें, और विशेषकर हमें मीडिया जगत से बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हमारे महाविद्यालय के लिए जो भी फील्ड का सफाई है और भी चीज़ें महाविद्यालय की साफ स्वच्छता में उन्होंने योगदान दिया, और महाविद्यालय के विकास में पूरा अपना कंट्रीब्यूट किया। हम चाहते थे कि महाविद्यालय में इस क्षेत्र की जनता आए और अपने बच्चों को भेजे और मैक्सिमम एजुकेशन प्राप्त करें। इस महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए की भी व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पीएचडी करने की भी व्यवस्था है। 5 सब्जेक्टों में पीएचडी है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसमें पीएचडी कर सकते बच्चे। ग्रामीण
क्षेत्र के बच्चे को ये बेहतरीन सुविधा इस महाविद्यालय में प्रदान की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि पीएचडी आने से इस महाविद्यालय का नाम और भी रोशन होगा। और इस समय हिंदी में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में 3-4 बच्चे करीब इनरोल्ड हैं, तो टोटल मिला के 8-9 बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। सर, आपने इस महाविद्यालय में, जो कि एक ग्रामीण अंचल में है, शोध कार्य तक की सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। और अभी चर्चा के दौरान ये मालूम चला था कि यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी ऊषा प्रोग्राम के अंतर्गत आप स्थापित करवा रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त आपकी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही जिसको आप इस महाविद्यालय में किए हैं और उस पर मतलब गर्व महसूस होता है कि हाँ, ये उपलब्धियाँ मेरे जीवन काल में हुई हैं और मेरे प्रधानाचार्य काल में हुई हैं। तो ऐसी कौन सी उपलब्धियाँ हैं? 2020 में जब रूसा का ये प्रोजेक्ट आया, उसके अंतर्गत महाविद्यालय के विकास के लिए सेमिनार हॉल, 4 स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसके बाद ई लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, इन चीज़ों के साथ साथ महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए मेरा विशेष फोकस रहा और ये मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ कोरोना काल से पूर्व यहाँ पर लगातार हर साल प्लांटेशन किया गया हमारे शिक्षक और सभी साथियों ने। इसके अलावा हमारे बच्चों ने भी, यहाँ के गार्जियन ने भी इस कार्य में सहयोग किया। तो ये आपके समक्ष ये बगीचा देख रहे हैं आप, तो ये बगीचा मेडिसिनल प्लांट से भरा हुआ है और विशेषकर कचनार के आजकल जो फूल आए हुए हैं, गुलाबी और सफ़ेद, इतना महाविद्यालय की छटा को और चार चांद लगाता है। तो प्रांगण में आते ही आकर्षित कर लेते हैं। और मैं भी जब इस महाविद्यालय में आया तो सबसे पहले इस बगीचे को ही देखकर आकर्षित हुआ था और गेट के पास ढेर सारे मोर टहल रहे थे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये इस महाविद्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है। तो इस पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए, जिसमें कुछ जंतु निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, पौधे तो है ही हैं, तो ऐसे कार्य बहुत कम महाविद्यालयों में हो पाते हैं और ऐसा कार्य आपने किया। तो इसके लिए तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो हमेशा याद करते रहेंगे। सर, थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसा व्यक्तित्व तो एक अच्छे परिवार में ही उत्पन्न हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने परिवार के सदस्य जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किया, उनके बारे में भी कुछ बताएं। सबसे पहले मेरे माता पिता का ही क्रेडिट जाता है उनको। मेरे पिताजी इस समय 2021 में कोरोना काल में डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ होने से मैं लगभग 1 महीने डिप्रेशन में रहा हूँ। जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे पिताजी माताजी का है और उन्होंने जो भी मैंने चाहा, हमने मांगा, उन्होंने हर मेरी ख्वाहिश पूरी की और उन्हीं की बदौलत से इस पद पर आप लोगों के समक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे माता पिता सभी के लिए मिले और विशेषकर मेरे परिवार में मेरी पत्नी, वो भी जूनियर हाई स्कूल में टीचर है। इसके पश्चात मेरा बेटी है सायरा यूनिवर्सिटी विजयवाड़ा, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। बेटा हमारा पीएचडी पीपीएम कॉलेज कानपुर में कर रहा है। इसके बाद छोटा भाई हमारा है, वो दिल्ली गवर्नमेंट एज ए लेक्चरर, और उसके भी 2 बच्चे हैं। वो भी एएमयू से पीजी करने के पश्चात सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और छोटा उसका बेटा है, वो बीएससी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ, मतलब छोटे भाई की पत्नी की डेथ पिछले साल कोरोना में हो गई थी। इसलिए परिवार में मतलब एक दुखद घटना भी थी, जबकि उनकी पत्नी को मैंने ऋषिकेश से, छोटे भाई को अपने, और क्या नाम, पत्नी को उनकी, और मेरे साले को, तीनों को पीएचडी में, तीनों को पीएचडी मिली, की डिग्री मिली है पंडित ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज ऋषिकेश से।
और दोनों ने हिंदी में किया पीएचडी, हस्बैंड वाइफ ने, और साले ने हमारे इंग्लिश में पीएचडी ऋषिकेश कॉलेज से की है। तो इसका मतलब कि इस महाविद्यालय को जो ग्रामीण अंचल में है उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को भी शिक्षा से भर दिया है, और एक सुशिक्षित परिवार के सुशिक्षित प्राचार्य के रूप में आप यहाँ विराजमान हैं, और बच्चे भी आपकी प्रशंसा लगातार करते रहते हैं। आपका एक बड़ा लंबा प्राचार्य और शिक्षण के पेशे से संबंध रहा है। आप 1990 से लेकर 2025 तक कार्यरत रहे हैं। तो इस दौरान प्राचार्य के अलावा प्राचार्य के साथ में शिक्षकों और दूसरे अन्य स्टाफ के सदस्यों से भी संबंध रहता है, उनसे कभी सहयोग मिलता भी है, कहीं नहीं भी मिलता है। तो ऐसे कुछ संस्मरण अपने स्टाफ या शिक्षक या अन्य के बारे में बताइए जो आपके जीवन में बड़े प्रेरणादायक रहे हों, या कभी उन्होंने आपको अंदर से उद्वेलित कर दिया हो। तो ऐसे कुछ क्षणों को याद करके बताएं सर। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य ये रहा कि अपनी सीट पर बैठ के सभी, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र छात्राएँ हों, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे मीडिया हो, कोई भी अधिकारी हो, उसके साथ न्याय करूँ। मैं समझता हूँ मेरा व्यवहार अपनी दृष्टि से किसी के कार्य को रोकना नहीं होता था, और मैं सुगमता से, चाहे समय हमें कितनी परेशानी हो, उस कार्य को मैं रोकता नहीं था। और मैं समझता हूँ इसकी देन यहाँ स्टाफ को मालूम होगा, वो आभास करेगा कि मैंने किसी के भी व्यक्ति के कार्य को नहीं रोका होगा, चाहे वो उसके अंदर भावना कुछ भी हो। इसी की बदौलत उन्होंने क्या है, 7,000, 8,000, 9,000 लोगों को इस महाविद्यालय में ग्रेड आसानी से मिला है। मैं समझता हूँ, हर आदमी सोचता है कि अपना व्यवहार अच्छा ही करता है, लेकिन ये असली मूल्यांकन दूसरा व्यक्ति ही बताता है कि हम कितने मतलब शिक्षा के प्रति या अपने पद के प्रति या लोगों के प्रति जागरूक थे, या लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, कितना मैं सफल हुआ हूँ। ये लोग, हमारा स्टाफ और आम पब्लिक ही और स्टूडेंट ही बता सकते हैं। सर, एक शिक्षक जब तक अपने शिक्षक को याद ना करे तब तक कोई भी कार्य मुझे लगता है कि अधूरा ही रह जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी तक के जीवन के कुछ ऐसे शिक्षकों को याद करें और उनके गुणों को बताएं, जिससे कि हम लोग भी प्रेरणा ले सकें। एक्चुअली हमारे पिताजी टीचर थे, तो ऑटोमेटिकली मोस्टली मोटिवेशन हमारे पिताजी से ही मिलता था, और शुरू में ही हमें कुछ बनने की चाहत थी। पहले तो मैं प्रशासनिक जॉब में, इसके पश्चात टीचिंग में, तो मुख्य रूप से टीचिंग में आए, और मोटिवेशन में पिताजी और आगरा कॉलेज हमारे शिक्षक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, डॉक्टर ए के जौहरी और डॉक्टर आर जी शर्मा जी, इनसे मैं बहुत मोटिवेशन मिला है। और एमफिल के दौरान में प्रोफेसर जी सी शर्मा, जो हमारे मैथमेटिक्स में हेड थे, वहाँ प्रोफेसर एंड हेड बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट आगरा में, तो मोटिवेशन वहाँ से भी मिला। और जब हमने ज्वाइन किया तो पीएचडी इन सर्विस मैंने की है, तो मोटिवेशन ऋषिकेश कॉलेज में मैंने पीएचडी कंप्लीट की, और रजिस्ट्रेशन हमने गोपेश्वर कॉलेज में कराया। तो मैं समझता हूँ तो हमारा स्टाफ ऋषिकेश कॉलेज में बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर आर के गुप्ता जी, डॉक्टर शरद कुमार वैश्य, डॉक्टर अवस्थी जी, डॉक्टर रवि प्रकाश जी, इसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी, इसके बाद कई साथी हमारे थे, और विशेषकर वहाँ एचओडी मैथमेटिक्स के डॉक्टर पी के मित्तल थे जब मैंने ज्वाइन किया था। उनसे हमें एक चीज़ सीखने को मिली, बुक्स राइटिंग स्किल, और पीएचडी कंप्लीट कराने में भी उनका अधिक कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने मैं बताया। तो मैं समझता हूँ मोटिवेशन एजुकेशन लाइफ में और इन सर्विस में तो लोग कहीं कहीं मोटिवेट करते ही रहे, इस कारण हम कह रहे थे ये इस मुकाम पर पहुँचे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है सर कि आपने शिक्षण के साथ साथ आगे के शिक्षकों के लिए भी दिशा खोली है, और ढेर सारी पुस्तकें गणित में लिखी हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन पुस्तकों का भी थोड़ा सा, पुस्तकों के बारे में भी परिचय दें।
लोग कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इसमें मैं पूरा विश्वास करता हूँ और ईश्वर में भी आस्था रखता हूँ। जब हम ऋषिकेश कॉलेज में ज्वाइन किया था तो हमने एक मकान लिया था रहने के लिए। तो बगल में उग्रसेन नगर कॉलोनी थी, तो ऋषि एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। उसमें फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो फ्लैट लेना चाहा और हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमने फ्लैट की सौदा कर ली और रजिस्ट्री करा ली किसी तरीके लोन लेकर के। फिर मैं आवश्यकता पड़ी कि अब पैसे लाएं कहाँ से, तो वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ बुक्स लिखने का। सबसे पहले हमने मॉडल पेपर लिखे। जो मॉडल पेपर के पीछे जो नंबर दिए जाते हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया पब्लिशर से कि हम आपके मॉडल पेपर लिखेंगे, आप हम उनसे मिलिए और बताइए। तो अनुज प्रकाशन था देहरादून का, मानसी प्रकाशन था मेरठ का। 3 लोगों के लिए मैंने काम किया, बीएससी एमएससी के। तो इनसे मैं अर्निंग हुई, और मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ हाई रेट में मेरे कहने से ये मॉडल पेपर लिखे गए और पैसा पैदा किया। और उनसे कहने से हमने फ्लैट्स की अपनी किस्तों को भरा। तो पढ़ने के साथ साथ हमें लिखने की प्रेरणा अपनी अपनी क्या कहते हैं आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हुई। वहीं से मैं मॉडल पेपर के साथ साथ बुक्स लिखने की भी कला प्राप्त हो गई। तो धीरे धीरे इस तरीके से सब कुछ चलता रहा। तो मैं समझता हूँ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो वही से हमें सब कुछ मिला। सर, ये तो वही लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो 21वीं सदी है वो ज्ञान की अर्थव्यवस्था पे चलेगी, तो उसकी शुरुआत आपने पहले ही कर दी थी। तो ये तो आगे के शिक्षकों के लिए वो पुस्तकें हमेशा आपके रूप में विद्यमान रहेंगी और वो प्रेरणा देगी। आप इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में हैं, और सौभाग्य मेरा भी है कि मैं आपके सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ। आप 2012 से हैं और मैं 2025 में आया हूँ, तो अभी बहुत थोड़ा सा समय मैं आपके साथ बिताया हूँ। आपके इस महाविद्यालय में बहुत लंबे क्षण बीते हैं, तो उन क्षणों में से कुछ जो यहाँ पे आपके समय बीता है, और संजोग ऐसा है कि आपका इस महाविद्यालय में अंतिम सत्र है, तो इस महाविद्यालय में बीते हुए क्षणों के बारे में कुछ बताएं। वैसे तो ये सीट प्राचार्य के रूप में एक संघर्ष है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसमें सभी को, शिक्षक को, स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, मीडिया को, अधिकारी को, सभी को संतुष्ट रखवाना एक चैलेंज है। तो इन चीज़ों को बैलेंस बनाकर ही चलना चाहता था और चला हूँ। और मैं स्टाफ से अपेक्षा करता था, जैसे मैंने पीएचडी की, पेपर्स लिखे, बुक्स लिखी, तो स्टाफ को भी मोटिवेट करता रहता था कि आप यहाँ इतना समय आपके पास है, आप समय निकाल करके अपना बुक्स राइटिंग है, पेपर पब्लिकेशन है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और यहाँ इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिल सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ पर महाविद्यालय जब मैंने ज्वाइन किया तो अच्छी स्थिति नहीं थी, यहाँ नकल की परंपरा थी, तो थोड़ा बच्चे इधर उधर भागना, थोड़ा माहौल ऐसा अच्छा नहीं था। जैसे ही 2012 में चौराहा मकान से ज्वाइन किया, इसके बाद इस महाविद्यालय की दशा बिल्कुल सुधर गई। मैं समझता हूँ कि इस महाविद्यालय के स्टूडेंट आज भी विभिन्न सेवाओं में हैं, वो अपनी पढ़ाई के दम पर हैं और किसी के उसके दम पर नहीं है। तो प्राचार्य से एक हमेशा चैलेंज का रहा है। चलो, हम तो आपको इस बगीचे वाले प्राचार्य के रूप में याद करेंगे, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन है वो लंबे समय तक, जब तक ये पौधे रहेंगे तब तक विद्यार्थियों और जन सामान्य सभी को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उसके फल फूल भी मिलते रहेंगे। और शिक्षा के फल फूल जो है विद्यार्थी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे आखिरी में कुछ ऐसे दिशा निर्देश या संदेश विद्यार्थियों के लिए भी दें, क्योंकि हम लोग के किसी महाविद्यालय या विद्यालय शिक्षण संस्था के मुख्य ध्येय विद्यार्थी होते हैं। तो विद्यार्थियों के दिशा निर्देशन के लिए कुछ ऐसा संदेश जिससे उनका जीवन सुधर सके।
सबसे पहले मैं अपने स्टाफ, विद्वान स्टाफ को भी संदेश देना चाहूँगा कि जैसे महाविद्यालय में आए, तो मैंने कई भी कहा है, महाविद्यालय में आए तो महाविद्यालय के ही होके रहें, और महाविद्यालय से जाएं तो महाविद्यालय का सोचें जरूर, लेकिन काम भी करें। तो सबसे पहले जैसे ही जब भी समय मिले, अपने छात्र छात्राओं को जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, मान लीजिए 100% नहीं दे पाते हैं, 70-80% जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें। और समय मिले तो महाविद्यालय के प्राचार्य का भी सहयोग करें। बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें आपके सभी प्राध्यापकों की आवश्यकता होती है, और इसी के साथ साथ अपना बुक्स वर्क, पेपर्स वर्क, इन पर भी ध्यान दें। और महाविद्यालय के विकास की ओर जो कदम आप लोगों के हो सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। इसी के साथ साथ मैं छात्र छात्राओं को भी से अपील करना चाहूँगा और उनको संदेश देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ महाविद्यालय में 2012 से अभी तक कार्यकाल को संभाला है, महाविद्यालय के लिए पूरा प्रयास किया है और विकास किया है। तो सबसे पहले महाविद्यालय में क्या है, नकलविहीन परीक्षा चल ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं समझता हूँ छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। इस समय जुलाई में जैसे डॉक्टर साहब आप लोग आए, तो इस महाविद्यालय की क्या है, साइंस फैकल्टी और मजबूत हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप पढ़ने और पढ़ाने वाले प्राध्यापक इस महाविद्यालय में, जैसा कि मैं चाहता था और मेरी इच्छा यही थी कि यहाँ पढ़ बीएससी फैकल्टी जो भी आए, है तो साइंस फैकल्टी, इसे कहेंगे बीएससी नहीं कहेंगे, साइंस फैकल्टी पूरी जो भी आए, इससे हमारा महाविद्यालय है और मजबूत होगा। ऑलरेडी आर्ट फैकल्टी कंप्लीट थी ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पठन पाठन में कोई इतनी असुविधा नहीं थी। इस कारण हमारी साइंस फैकल्टी वीक थी, इसलिए आप लोगों के आने से महाविद्यालय की व्यवस्था को चार चांद लगे हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है और टेक्निकली आप लोग सब साउंड हैं, तो मैं समझता हूँ महाविद्यालय के विकास में आप निरंतर योगदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना लंबा समय दिया और हम अपने कॉलेज के प्राध्यापकों और अन्य साथियों, कर्मचारियों और छात्रों की तरफ से ये वादा तो कर ही सकता हूँ कि हम लोग आपके जो प्राथमिकताएं हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना जितना भी संभव हो सकेगा कर्तव्य पालन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय अपना भी निकाला और हमसे रूबरू हुए। मैं समझता हूँ कि कुछ जानकारी आप लोगों के लिए या हमारे लिए भी बहुत शिक्षाप्रद होगी, हो सकता है हमारे विकास में, आप लोगों के विकास में भी सहायक होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में इस इंटरव्यू की प्लानिंग और टेक्निकल सहयोग कर रहे अखिलेश जी, जो आपके प्रिय हैं और जिसको कहेंगे कि जब नटखट बच्चा जो विद्यालय का जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग इसी वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। फिर और अवसर मिला तो हम लोग एक और वीडियो में आगे की विद्यालय की उपलब्धियों को देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं, अखिलेश जी नटखट है लेकिन काम करते हैं, टेक्निकली साउंड है। इन्होंने भी मतलब पीएचडी हम महाविद्यालय में रह कर के डिग्री हासिल की है, पीएचडी की वहाँ से, लेकिन डिग्री महाविद्यालय में हासिल की, मतलब रहते रहते हासिल की है अवार्ड हुई डिग्री। मैं समझता हूँ लेखन के क्षेत्र में अखिलेश जी की कोई कमी नहीं है। और इनके बताते हैं कि ट्रेन का चैनल चल रहा है, लेकिन मैं चाहता था एक चैनल महाविद्यालय का भी बनता है, अभी चाहते थे मेरा भी एक चैनल खोल लें किसी तरीके से, तो जिससे कहना चाहिए मैं भी कुछ डालता रहूँ। एक चीज़ जो अवशेष रह गई, मैं चाहूँगा कि सर एक बार सभी महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों का नाम ले करके उनको भी थोड़ा सा धन्यवाद अपनी तरफ से दे दें। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने समय निकाला, जैसे महाविद्यालय में डॉक्टर हेमेंद्र जी हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, सब अपने जहाँ भी ड्यूटी पे लगाया जाता है कर्तव्य के प्रति बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ वो हमसे बेहतर कार्य करते हैं। इसके बाद डॉक्टर शिप्रा वर्मा हैं, वो भी हिंदी में हैं, हिंदी की हेड हैं, तो उनके साथ दो लोग लगे हुए हैं महान विद्वान लोग, विजय बहादुर जी और डॉक्टर अखिलेश जी। इसी क्रम में डॉक्टर संजय जी भी हैं, जो यूनिवर्सिटी के काम देखते रहते हैं और कोई भी समस्या को एज ए एक्सपीरियंस टीचर के रूप में काम करते हैं। इस तत्पश्चात आपके साथ में हमारे पुराने साथी हैं सब डॉक्टर सत्यवीर जी महाविद्यालय की गतिविधियों में
भाग लेते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। जो भी काम दिया जाता है डांटने फटकारने के बाद भी मतलब काम करा ही लेते हैं। इसके पश्चात क्या नाम आपके साथ आए डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, डॉक्टर हरिओम वर्मा जी हैं, आप डॉक्टर यादव जी हैं। इसके और कौन रहेगा? डिम्पल। हाँ, डिम्पल मैडम है आजकल वो, और उषा मिश्रा है वो CCL पे है आजकल। उन लोगों ने का भी कंट्रीब्यूशन मिलता रहता है। ऐसा भी नहीं, हमारा स्टाफ जो 4 लोग हैं, डॉक्टर क्या नाम भदौरिया जी हैं हमारे, वो भी मतलब ओबीडियंट और कहने चाहिए काम करने वाले हैं। बेशक कहने चाहिए आपकी काम न हो पाते हो, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है काम हो। लेकिन मैं सोचता हूँ काम जो भी हो तुरंत तत्परता से होना चाहिए, इमीडिएट। जैसे आर्मी में एक्शन होता है, कमांड दी गई, कमांड काम होना चाहिए, मेरा तो देसी है। इसके बाद मंगल जी हैं, मंगल जी ने भी महाविद्यालय में ज्वाइन किया जुलाई में। तो महाविद्यालय की आप इसकी कार्य से मतलब क्षमता बहुत बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसके बाद डोरफी और वो प्रतीक, इन्होंने भी महाविद्यालय में नर्तक आश्रित के रूप में नौकरी ज्वाइन की। तो उतना अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनको सिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ऐसा है, इंग्लिश बैकग्राउंड के होने के कारण इनकी हिंदी में बर्तनियों में मतलब त्रुटियाँ रहती हैं, तो धीरे धीरे वो सुधार हो गई। तो मैं सभी आप लोगों के स्टाफ की और समस्त हमारे क्लर्कल स्टाफ की, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोगों का हमेशा में सहयोग मिलता रहा। धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्टाफ तो वास्तव में रेड अलर्ट पे ही रहता है। उसमें विशेष तौर से डॉल्फी जो गुड़िया के तरीके से भागती रहती है और डांटते रहते हैं उसको। तो ये बड़ा अच्छा है कि प्रतीक भी जो है वो आपके टेक्निकल सहयोग में हमेशा बना रहते हैं। और 3 आपके जो विशिष्ट कर्मचारी हैं, मानेंद्र, संदेश और गौरव, हाँ, जिनको हमेशा आपका जो है क्या कहते हैं चाबुक डांटता रहता है, लेकिन वो हंस हंस के काम करते रहते हैं। वो विद्यालय की रीढ़ है और नहीं, इसमें कोई वो बड़े संदेह- खुशी हाँ। से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। तो सभी को 1 मिनट, जैसे महाविद्यालय में आते हैं सबसे पहले हमारा क्या रहता है, महाविद्यालय में आने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर करी किए। इसके बाद में बगीचे या आसपास ग्राउंड के राउंड लेते हैं और इनको काम सौंप देते हैं। तो ये लगभग 1 घंटा, लगभग 9 बजे तक मोस्टली इनके साथ ही काम करते हैं। इनका भी मोटिवेशन करते हैं, बीच बीच में राउंड लेते रहते हैं। तो सबसे पहले बगीचा की सफाई है और इन चीज़ों की देख रेख के लिए इन लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ऐसा भी नहीं, लगे रहते हैं और कहना भी पड़ता है और व्यास के भी बात करनी, उनकी बात माननी पड़ती है। सर जाना है तो छुट्टी भी देते हैं, ऐसा भी नहीं कहते थे कभी रहने तो बाद में जाना। हंसी मजाक भी करते रहते हैं उनसे, ऐसा भी नहीं, खुश भी रहते हैं और उनको डांटते फटकारते भी रहते हैं, काम चलता रहता है। और क्योंकि कोई भी संस्था है नियम कानून से चलती तो है, लेकिन एक मानवता या व्यवहारिकता के रूप में संस्था को आप विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हमेशा नियम और कानून से ही नहीं कर सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।